नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। शेयर बाजार के जाने माने निवेशक और बिग बुल के नाम से मशहूर राकेश झुनझुनवाला अब हमारे बीच नहीं रहे। बाजार पर अपनी बेबाक राय और हजारों करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो संभालने वाले बिग बुल का मुंबई में 14 अगस्त को सुबह 62 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन से पूरे शेयर बाजार में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री से लेकर बाजार के सभी जाने माने दिग्गज निवेशक और बड़े बड़े कॉरपोरेट्स उनके निधन पर शोक जता रहे हैं। आज हमारे बीच बिग बुल नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे दिलों में है। हमें भरोसा है कि उनसे मिली सीख बाजार में आगे भी लोगों को निवेश का रास्ता दिखाएगी। राकेश झुनझुनवाला एक जिंदा दिल इंसान थे। आज हम उनकी कई बातों को याद करने के लिए आपके लिए लेकर आए ये खास शो, जो पूरी तरह से समर्पित है बिग बुल को। और इस शो में हमारा साथ दे रहे हैं राकेश झुनझुनवाला साहब के जाने माने मित्र, हेलिस कैपिटल के फाउंडर और फंड मैनेजर समीर अरोड़ा साहब। राकेश जी को बड़े सम्मान के साथ एक मेंटर और गाइड के तौर पर देखने वाले एबेकस एसेट मैनेजर के फाउंडर सुनील सिंघानिया साहब, और बीएससी के मेंबर, बाजार के जाने माने दिग्गज रमेश दमानी साहब, जो राकेश जी के बहुत ही करीबी मित्र थे, और कुछ ही देर में मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन और को फाउंडर रामदेव अग्रवाल साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने की तैयारी में। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले दमानी साहब, मेरे ख्याल से हम जितने पैनल में लोग हैं, सबसे ज़्यादा नज़दीक राकेश जी के आप रहे हैं कई सालों से, कई दशकों से। कैसे याद करेंगे आज जब वो हमारे बीच में नहीं है? थैंक यू सो मच अनिल जी। कई डेट्स होती हैं जो हमेशा सबको याद रहती हैं कि फॉर एग्जांपल व्हेन वी वर एट 9/11 or when we were there when Ms. Gandhi was assassinated, we always remember where we were when we heard the news. I think for all of us, August 14th, 2022 will become a similar date if you're in the capital markets. His influence was so इतना गहरा था और इतना deep था. His death has been a huge shock to all of us in the capital markets, and the date will now forever be etched in our memories. Absolutely, बिल्कुल। 14 अगस्त का दिन इस बात के लिए ये ज़रूर याद किया जाएगा कि राकेश जी उस दिन हमारे बीच में नहीं रहे। समीर सर, मैंने आपको राकेश जी के साथ कई बार देखा है। कई पैनल डिस्कशन हमने किए हैं जहां आप और राकेश जी साथ होते थे। एक बड़ी चीज़ कॉमन जो मुझे दिखती थी आप में और राकेश जी में, आप और वो दोनों ही बड़े जिंदा दिल, लाइव, हंसी मजाक करने वाले, और जब भी ब्रेक के बीच में मौका मिलता था तो आप एक दूसरे की टांग खींचने का कोई मौका छोड़ते नहीं थे। एक दोस्त के नाते वाकई में ये बड़ा शौक है, बड़ा झटका है, और कभी ऐसा सोचा नहीं था कि राकेश जी इतनी कम उम्र में बड़ा काम करने के बावजूद इतने जल्दी चले जाएंगे। सबसे बड़ा दुख तो यही है जी कि इतनी यंग एज में, और उससे भी ज़्यादा मुझे तो लास्ट फ्यू वीक्स में लगा जब वो वापस टीवी पर आए तो मुझे लगा कि अब शायद वो इम्प्रूव हो गए हैं, उनकी हेल्थ थोड़ी बेटर हो गई है, जिससे वो वापस टीवी पर आया, जो कि बड़ा रिसेंटली हुआ था। आई थिंक 5-6 दिन पहले उनकी इंटरव्यू आई थी, 7 दिन पहले। तो उस वक्त लगा कि अब ठीक हो गए, क्योंकि मैंने उसे करीब उससे 2 हफ्ते पहले उनको व्हाट्सअप भेजा था, तो खाली व्हाट्सएप पे बात हुई थी क्योंकि पता नहीं था कि कैसे एग्जैक्ट वो है, बट उससे ज़्यादा शॉक हो गया एक्चुअली। तो ऑब्वियसली उनकी मेन बात यही थी कि हम जिस लेवल पे भी हैं और वो इतने बड़े इंडिया के इन्वेस्टर और रिच लिस्ट में, और आप जाके उनके स्टॉक्स की भी टांग खींच सकते हैं और उनकी भी टांग खींच सकते हैं। ये इट सेल्फ वॉज द ग्रेटनेस की कोई एज नहीं थी, कोई वो नहीं था कि अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ और ये हो गया है। तो यही तो बात थी जिसके लिए इतने लोग, अगर आप सारों का पढ़े, टीवी में देखें या पेपर्स में या ट्विटर पे, कि कितने लोग, डिफरेंट काइंड के लोग उनको। समीर सर और दमानी जी तो हमेशा राकेश जी को उनको पहले नाम से बुलाते थे, हम उम्र भी थे, लेकिन मैंने हमेशा आपको देखा जब भी आप उनसे मुलाकात करते थे भैया बोलते थे। हमेशा कहीं न कहीं कुछ न कुछ सीखने की या उनसे समझने की कोशिश रहती थी कि राकेश जी क्या कह रहे हैं, उनका व्यू क्या है। कैसे देखते हैं आप मतलब उनके कंट्रीब्यूशन को? क्या कुछ उन्होंने ऐसा किया जो हमें ज़िंदगी भर याद रहेगा? अनिल जी, क्या है ना, कभी आप किसी को रिस्पेक्ट से बुलाते हो और कभी एकदम दिल से बुलाते हो। भैया के लिए दोनों ही चीज़ ये थी। ही वॉज एक्चुअली लाइक अ एल्डर ब्रदर, बड़े भाई के जैसे थे। और जब भी आप उनसे मिलो तो आपको सीखने तो मिलता ही था, बट उनकी एक प्रेजेंस से ही है ना, एक बोलते हैं ना, ऊर्जा आ जाती थी पूरे माहौल में। आई थिंक एक बहुत ही अलग ही उनका एक जो पर्सनैलिटी थी,
और उनका जो नेचर था कि जो दिल में है वही बोलने का। और मैं हरदम यही कहता हूं कि हमें सबको ये राकेश भैया ने सिखाया है कि हरदम आप इंडिया पे पॉजिटिव रहो। तो आई थिंक कोई भी एडवर्सिटी आए, कोई भी इवेंट आए, भैया की प्रेजेंस मात्र वो इवेंट को इतना उसका जो इफेक्ट था, नेगेटिव इफेक्ट इतना पॉजिटिव कर देती थी। आई थिंक हेड्स ऑफ टू हिम। मैं बोलूंगा कि जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इक्विटी मार्केट में नॉन प्रमोटर और नॉन एंटरप्रेन्योर प्योर इन्वेस्टर का, आई थिंक भैया से बड़ा किसी का नहीं होगा। इतने लोगों को इंस्पायर किया, इतने लोगों को एनकरेज किया, और वो सब में हम भी लाइन में शामिल हैं। तो ही वाज एक्चुअली, ही लिव्ड अप टू हिज नेम, ही वाज सबका बड़ा भाई। दवानी साहब, एक चीज़ जो मुझे हमेशा आप में और राकेश जी में बड़ी कॉमन लगी, सरकारी कंपनियों पर लोग देखते नहीं थे, कभी ये समझते थे कि इनमें कभी कुछ नहीं हो सकता, पैसा नहीं बन सकता था। आप हमेशा PSU बुल रहे, और अगर राकेश जी की बात करें तो भले ही सरकारी कंपनियों में उनका जो भी व्यू रहा हो कम ज़्यादा, लेकिन हिंदुस्तान पे वो हमेशा बुल रहे हैं। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस को भी शायद 10 या 15 साल पहले इतना भरोसा नहीं रहा होगा कि हिंदुस्तान का ऐसा समय आ सकता है। तो इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए उनका क्या विजन था और कैसे वो देखते थे, वो आप बताएं। आपने तो बड़ी नज़दीकी से उन्हें देखा है। Sure, Anil ji, a couple of points. वो as Sunil ji said, he was always bullish on India. मैंने देखे जो भी बड़े महारथी हैं शेयर बाजार के, उनकी एक कॉमनैलिटी है कि they have always been bullish on the prospects of India. और वो बुल मार्केट में नहीं होता था, 2 साल पहले नहीं होता था, वो 30 साल से लगातार देखता रह रहा हूँ। राकेश जी was a qualified CA. He could have gone and worked overseas, gone to America, but he chose consciously to stay in India. बिकॉज उनको मालूम था इंडिया का भविष्य बहुत उज्जवल है, सो ही वांटेड टू स्टे इन इंडिया। द अदर पॉइंट आई वांटेड टू मेंशन टू अनिल जी, विद सुनील मेंशन, वाज द कंट्रीब्यूशन टू हिज कैपिटल मार्केट्स। जैसे आप लोग सब जानते हैं कि ही स्टार्टेड द कैपिटल मार्केट्स विद अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000 रुपीज़, जो उस टाइम $500 हुआ करता था, और आज उनकी 30,000 करोड़ तक की आमदनी हो गई, अबाउट $4 billion। ओवर 35 years, if you take $500 and to $4 billion, that gives us a compounding rate of 54%. Now, let me state to you, one of the most hallowed records in Test cricket is Don Bradman's, when he scored 99.94 batting average. जो राकेश जी का compounding rate है, I don't think that will be matched in my lifetime for sure, in many lifetimes also, because the compounding at 54% is superhumanly impossible. And the only other person who's made his entire wealth in the stock market only has probably Warren Buffett. And here's Rakesh ji, a kid from India, replicating that great feat and compounding at even a superior rate than the great Oracle of Omaha. So I think his contributions are immense. And while we've shared a number of stocks together, जो उन्हें भी PSU में लगा था, मेरे को भी अच्छा लग रहा था, पर उनकी बहुत पहुंच बहुत बड़ी थी, उन्होंने बहुत अच्छी कंपनीज खरीदी over time, Titan, Lupin, Crystal, to name a few examples. So he was truly a champion of champions. Absolutely, बिल्कुल। वो तो मतलब बड़ा ही गजब का उनका वो विज़न था। लेकिन समीर सर, एक चीज़ जो राकेश जी की स्टाइल थी, और मैं कई बार वो स्टाइल कॉमन आप में देखता हूँ, क्योंकि या तो लोग सिर्फ ट्रेड करते हैं या लोग सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं, एक तरफ बहुत लॉन्ग टर्म व्यू है, लेकिन साथ ही शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट प्लस ट्रेडिंग पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बिल्कुल अलग रख के वो माइंडसेट बनाना, शायद मेरे ख्याल से राकेश जी उसमें गजब के माहिर थे। आप भी अपने जब फंड्स के पोर्टफोलियो रखते हैं, लॉन्ग शॉर्ट तो करते ही हैं, हेजिंग तो करते हैं, क्या वाकई में ऐसा कोई आदमी हो सकता है जो मतलब टेस्ट मैच भी उतना ही अच्छा खेले, 2020 भी उतना अच्छा खेले और वनडे भी खेले, यानी कि ट्रेडिंग भी उतनी बेहतरीन शार्पनेस के साथ और इन्वेस्टमेंट भी? उनके साथ ना कंपेयर करें, बट एक्चुअली मैं कोशिश वही करता हूँ और बार बार लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप देखें कि राकेश जी करते क्या थे, तो जो भी बड़े नैरो अपने उससे चलते हैं उनके, वो नहीं बड़े हीरो बने, वो लॉन्ग करते हैं, शॉर्ट करते हैं, प्राइवेट इक्विटी करते हैं, स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं जो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हो। बट अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो मुझे लगता है सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन रिटर्न की नहीं है, वो तो अपने लिए हो गए रिटर्न। उनकी कंट्रीब्यूशन है कि द रिटेल इन्वेस्टर को एक रोल मॉडल चाहिए होता है, जो उनको लगे कि वो भी रिटेल से ही बने हैं
और मतलब इतना नहीं बना सकते कोई और, लेकिन एटलीस्ट पीपल कैन ट्राई एंड दे नीड अ मॉडल कि भाई ये ऐसे हुआ है, इंडिविजुअल ने किया है, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। इसलिए आप देखें उनकी पब्लिक फॉलोइंग, रिटेल फॉलोइंग जो है, उसका जो फायदा इन्वेस्टर्स पे हुआ है या मार्केट पे हुआ है या कंट्री पे हुआ है, वो इज एन इवन बिगर इम्पैक्ट। एक्चुअली वॉरेन बफेट ने मोर इजीली किया है बिकॉज उन्होंने सारे पैसे अपनी इन्वेस्टिंग से नहीं बनाए हैं। उन्होंने तो फंड रन किया 20 साल और जिससे उनको परफॉर्मेंस फी इफेक्टिवली मिली, जिससे उनकी स्टार्टिंग नेटवर्थ हो गई। तो एक्चुअली राकेश जी का उनसे भी बेटर ट्रैक रिकॉर्ड है कि खाली अपने पैसों को लेवरेज लेके या ना लेके या जो भी, लेकिन जीरो से इस लेवल तक पहुंचे। बिल्कुल ठीक बात है। आपने भी वॉरेन बफेट साहब का नाम लिया और दमानी जी ने भी। हमारे साथ एक और बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन और को फाउंडर रामदेव अग्रवाल साहब, जिनके गुरु वॉरेन बफेट साहब हैं और जिनके बेहद खास दोस्त राकेश झुंझुनवाला जी रहे हैं। और मुझे पता है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो राकेश जी को पहले नाम से बुलाते थे और आपके बजाय तू कहकर बुलाते थे, इतनी करीबी है। तो रामदेव सर, अगर भगवान की इच्छा होती है राकेश जी वॉरेन बफेट साहब वाली उम्र देखते तो क्या कमाल कर जाते, ये मुझे बताइए। अभी रमेश जी ने वो जो 54% कंपाउंडिंग की बात बोली, यदि वॉरेन बफेट साहब का 65 साल का जो कंपाउंडिंग है वो 20% का है, तो आप समझिए 20 और 50 में क्या फ़र्क है। हमें खैर 50 तो उनका भी नहीं हो सकता था इस बेस के ऊपर, बट यहाँ से देखिए अभी वो सिर्फ 62 ईयर्स के थे, तो उनके पास पूरा 30-35 साल था। आप कंपाउंडिंग करिए 30 साल का, इवन एट 30 साल का आप यदि 25% से भी करें, 50 नहीं 25 से करें, तो 1000 गुना होता है। तो आप सोचिए क्या हो सकता था, इट कुड बी $1 ट्रिलियन और एनीथिंग। तो वो मतलब एक पॉसिबिलिटी था जो इंडिया स्टोरी के साथ में भी पॉसिबल था, क्योंकि बफेट का भी स्टोरी इसलिए हो सका क्योंकि अमेरिकन स्टोरी थी, अमेरिकन ड्रीम था। जो अमेरिका का जो इकोनॉमी जो बूम किया 80s एंड 90s एंड अभी तक, वो उसमें उन्होंने राइट किया। सो ये राकेश का भी कहानी इंडिया स्टोरी से जुड़ा हुआ है। उसी कारण से वो हमेशा इंडिया के ऊपर बुलिश रहते थे, ऑप्टिमिस्ट रहते थे, और कोई आदमी निगेटिव बात करता था तो उससे लड़ाई भी करते थे, यू नो, एंड ही यूज्ड टू आर्ग्यू, ही यूज्ड टू गेट एंग्री। तो वो जो जज्बा था, जो राइडिंग द इंडियन स्टोरी, और इस तरह कंपाउंडिंग करके पता नहीं, ही वुड हैव बिकम द ग्लोबल लीजेंडरी स्टॉक। इन एनी केस ही वाज अ लीजेंडरी स्टॉक पिकर, जहाँ पर वो 10 का चीज़ 1 रुपये में खरीदते थे। दैट वाज हिज बिगेस्ट क्वालिटी। बिल्कुल। रामदेव सर, थोड़ा सा आपके ऑडियो में डिस्टर्बेंस आ रहा है, मैं वो ठीक करता हूँ। लेकिन आपने ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही कि अगर किसी को हिंदुस्तान की स्टोरी पर भरोसा नहीं तो वो लड़ पड़ते थे। जनरली बिजनेस चैनल्स में तो इस तरह के सवाल नहीं उठते, लेकिन वो बड़े मुखर तरीके से जनरल न्यूज़ चैनल्स को भी अपने इंटरव्यू दिया करते थे। अगर जनरल न्यूज़ चैनल वाले कभी उनसे सवाल कर ले, क्रॉस क्वेश्चन कर ले कि हिंदुस्तान तो सब बेकार है, तो लिटरली वो टूट पड़ते थे। लेकिन यही बात है कि सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि राकेश जी की जो सबसे बड़ी खासियत, और अभी रामदेव सर ने भी कहा कि वो गजब के स्टॉक पिकर थे। हम स्टॉक पिकिंग की काफ़ी ऐसी कला हुनर आप में भी देखते हैं। क्या राकेश जी से स्टॉक पिकिंग के मामले में आपने सीखा? तो किसी को भी राकेश भैया से कंपेयर करना आई थिंक विल बी नॉट एप्ट, बट एक है ना अनिल जी, जो क्वालिटीज थी उनमें, एक तो बिग पिक्चर, जो एक जो बोलते हैं ना बड़ा, एक उनका जो व्यू रहता था फ्रॉम अ 5-7 ईयर्स पर्सपेक्टिव, कि कंपनी 5 गुना 10 गुना 20 गुना बिजनेस में हो जाएगी। आई थिंक एक वो बहुत बड़ी एक बोलते हैं ना सीख है उनसे। दूसरा, हरदम आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको फ्यूचर आज से बेटर लगना चाहिए। आई थिंक दैट वन थिंग विच आई ऑलवेज रिपीट, बी पॉजिटिव। आई थिंक वो भैया की बहुत बड़ी एक बोलते हैं ना क्वालिटी थी। और मोर इम्पोर्टेंट है ना, लर्न फ्रॉम एवरीवन। आई थिंक वो सबसे सीखते थे। वो ऐसा नहीं था कि मैंने ये कर लिया तो ये राइट है। वो उनके जो इन्वेस्टी कंपनी थे, उसमें हर इन्वेस्टी कंपनी में वो को इन्वेस्टर्स को ढूंढते थे, जिससे वो अपना व्यू शेयर करते रहते थे कि ये कंपनी में ये हो रहा है, क्या व्यू है, क्या नहीं है। आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन बिग क्वालिटी, क्योंकि आप है ना जब ये इन्वेस्टर होते हो ना, आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आप बह जाते हो।
क्योंकि आपको हरदम वो कंपनी अच्छी लगती है, बट जब भी आप डिस्कस करते हो तो उसमें हो सकता है कोई चीज आपने नहीं सोची हो, किसी और ने सोची हो. आई थिंक दैट इज ऑल बिग क्वालिटी. और द लास्ट थिंग आई थिंक टू होल्ड स्टॉक्स फॉर 20-30 ईयर्स, वो आज हमको लग रहा है हम टाइटन की बात करते हैं, बट टू हैव दैट कन्विक्शन टू होल्ड इट फॉर 20-30 ईयर्स, 1000 गुना होने के बाद में भी स्टॉक को होल्ड करना, आई थिंक जो सबसे बड़ी मिस्टेक एटलीस्ट मैंने मेरे इन्वेस्टिंग कैरियर में की है वो है स्टॉक को जल्दी बेच देना. तो आपने अपने सक्सेस को ही जल्दी बेच दिया. आई थिंक वो सब जो लर्निंग है, और मैं ये कहता हूँ राकेश भैया थे तो हम बहुत सीखते थे, लेकिन वो हमारे साथ अभी भी है और उनकी लर्निंग इनफैक्ट वो ज्यादा रीइंफोर्स करके आई है. तो आई थिंक इट इज अपॉन अस टू एंश्योर दैट जो भी उन्होंने हमसे पब्लिकली शेयर किया है उसको हम अमल करें, बिकॉज दैट विल बी द श्योर शॉर्ट रेसिपी ऑफ सक्सेस. एब्सोल्युटली. दमानी साहब, आपसे यही समझना चाहता हूँ, चूँकि आप इतने नज़दीक रहे, कोई ऐसी ख़ास बात जो आपके दिल को छू गई हो राकेश जी की, या फिर कोई ऐसा स्टॉक जो उन्होंने पिक किया और तब आपकी डिस्कशन हुई हो कि अरे राकेश जी आपने ये कैसे किया, या जिससे मतलब कुछ एक ऐसी बड़ी लर्निंग आपकी रही हो? जो सबसे बड़ी लर्निंग अनिल जी, उनकी जो पैशन और फोकस था, दैट वाज ट्रूली एक्स्ट्रॉर्डिनरी. मैं आपको 2 वाक्य बताता हूँ टू एक्सप्लेन दैट पॉइंट. जब ये 89-90 का बजट आया था मधु दनवटे के, पूरा बाजार मंदी में था, वो तेजी में थे, एंड ही टर्न्ड आउट टू बी राइट, एंड बाजार उसके बाद बढ़ गया. बट आई रिमेंबर आफ्टर द बजट, उस टाइम ना सोशल मीडिया था, ना इंटरनेट था, ना टेलीविजन कवरेज था, बट ही वांटेड टू रीड द फाइन प्रिंट ऑफ द बजट. सो ही स्टेड अप ऑल नाइट और 6 बजे इंडियन एक्सप्रेस की बिल्डिंग के सामने चले गए, बिकॉज यू गेट द फर्स्ट कॉपी ऑफ द न्यूज़पेपर and read all the details that took place in the budget. After he read that, he went home and slept and came back to the market. He was so committed to the business. एक दूसरी टाइम 5-10 साल पहले हम लोग सब जेफरीज में थे, यहाँ आजू बाजू वी वर हैविंग अ फ्यू राउंड्स ऑफ ड्रिंक्स, एंड ऐसे बाहर निकल रहे थे, वो गिर पड़े, तो हम लोग सब भागे किसी कुर्सी लाने को, कोई पानी लाने को, कोई तौलिया लाने को. बट बाय द टाइम ही केम बैक, he was already on the phone talking to his broker how the Dow was doing or how gold was doing. That is the kind of commitment he bought, 24/7 commitment that he bought to the stock exchange. And very regretfully I say this, unfortunately this commitment was so great and so immense and the passion so great, he unfortunately, despite जो भी हम दोस्त बोलते थे, फैमिली बोलती थी, थोड़ा हेल्थ पे उनका ध्यान कम था, which unfortunately was I think the downside of his life. But otherwise his passion for markets was all consuming. ज़िंदगी छोटी जरूर रही, लेकिन वैसे साइज़ के हिसाब से तो किंग साइज़ ज़िंदगी उन्होंने जी, बड़ी ज़िंदगी जी. रामदेव सर, आपकी काफ़ी बातें उनसे होती थी, और मैं आपकी ट्वीट भी देख रहा था, आपने लिखा भी उसमें कि राकेश जी का तरीका ये था, मतलब एग्रेसिव, शार्प, फास्ट, ले फटाफट, जल्दी कर. और वो कहते हैं, वो उनके जो डायलॉग होते थे कि बंगड़ी बेच के भी शेयर लो, अपने घर के सोने जवाहरात बेचने तो बेच के शेयर खरीदो. ये जो उनकी जो कहना चाहिए कि जो एकदम सोच थी, कितना इम्पैक्ट आपको किया, आपने क्या सीखा राकेश जी से? मेरे को मतलब इन्वेस्टिंग में जो 2 चीज़ है, एक तो बिग पिक्चर एकदम क्लियर होता था. सो बिग पिक्चर तो हमारे भी मतलब हर इन्वेस्टर का ऐसा होता है, लेकिन फाइंडिंग इन दैट बिग पिक्चर अ डीप बार्गेन, जो कॉम्बिनेशन है डीप बार्गेन एंड बिग पिक्चर, और उसके साथ में आप 15, 20, 25 साल तक रहें तो आप 10 का चीज़ 1 में खरीद रहे हैं, और जब 10 का चीज़ 100 होता है तो आप 1 का 100 होता है. तो वो जो था ट्रिक, वो मतलब वो सीखने जैसा चीज़ है कि मतलब वो एक मे बी गिफ्ट ऑफ गॉड है कि आप ग्रोथ कंपनी में आपको बार्गेन दिखता है, और उस समय मतलब जब अनपॉपुलर रहता है और बार्गेन रहता है, नोबडी इज़ लुकिंग एट इट, एवरीबडी इज़ थ्रोइंग इट, उस समय आप खरीदें तो उसमें गलती भी होती है, लेकिन गलती में भी आपका बहुत कम घाटा होता है, और जो चल गया. अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि आपका जो सक्सेस हुआ उसको आप कितना एक्सप्लॉइट करते हैं. गलती तो सबका होता है, 10 में मान लो 5 गलती हो गई, लेकिन जो 5 सक्सेसफुल है उससे आप कितना पैसा बनाते हो, वो उसकी मास्टरी थी. कि मतलब उसने जो जैसे मतलब आज टाइटन सक्सेसफुल हो गया, तो टाइटन में ऐसा नहीं कि 5 गुना होगा, 10 गुना होगा, बेच बुझा के निकल गया, प्रॉफिट बुक कर लिए. लाइक ही एक्चुअली केप्ट ऑन बिल्डिंग इट अप, एंड सो वो जो है कि भाई आप जो सक्सेस को कैसे एक्सप्लॉइट करते हो, वो चीज़ सीखने का. बाइंग बार्गेन
एंड एक्सप्लॉइटिंग द सक्सेस। मेरे ख्याल से वो एक बिल्कुल, मतलब एकदम सही दाम पर आप किसी अच्छी शेयर को और मैक्रो और माइक्रो को किस तरह से कॉम्बिनेशन करें। लेकिन एक और जो रामदेव सर उनकी बड़ी खास बात थी, जिसका भी हम आपके ज्वाइन करने के पहले जिक्र भी करते हैं, आमतौर पर आप हमेशा कहते हैं कि बाय राइट सिट टाइट, अच्छा शेयर लेके बैठ जाओ। लेकिन राकेश जी वो तो करते ही थे, साथ में ट्रेडिंग पोर्टफोलियो वो भी उनका कमाल का होता था। तो क्या आपने कैसे देखा, वो दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे करते थे? वो उसकी खुद की खासियत थी। वो मतलब वो एक ऐसा था कि वो मेरे बस की बात नहीं थी, ये ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। तो बट इन्वेस्टिंग में ही सीखने के लिए इतना था, जैसे मैं बाय राइट सिट टाइट की बात बोलूँ तो मैं बोलूँ बाय बार्गेन्स एंड सिट टाइट, बाय ग्रेट बार्गेन्स एंड सिट टाइट। दैट वाज द थीम ऑफ राकेश झुंझुनवाला। समीर सर, आपने कहा भी कि हमेशा उनके दिमाग में ये चलता था कि अब नेक्स्ट पार्टी क्या होनी है। आप जब सिंगापुर गए, एक बड़ी पार्टी उन्होंने आपको दी थी। कहेंगे आपके इतने बड़े आदमी होने के बावजूद, इतनी वेल्थ होने के बावजूद यारों के यार थे और सबके लिए समय देते थे। यही मैं कहना चाहता था, क्योंकि मैंने अभी करीब कोविड टाइम में कोई इंटरव्यू दी जिसमें मैंने बोला कि इंडिया का भी ये हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त मुझे लग रहा था कि कमोडिटी स्टॉक्स में ये होगा वो होगा। तो उनका फ़ोन आ गया और मैं समझ गया कि एकदम अभी फ़ोन आया तो अब कुछ डांट पड़ने वाली है। तो बेसिकली मुझे एक अच्छी सी गाली दे के बोलते हैं कि तू इतना अंडर परफॉर्म करेगा कि तू जिंदगी भर रोएगा अगर तूने अपना व्यू नहीं चेंज किया। तो वो था कोई स्टील कंपनियों के बारे में एंड ऑल दैट, जिसमें मैं जनरली मैं कमोडिटीज नहीं खरीदता, तो उसके बारे में। तो पॉइंट इज उनके पास स्टील था एक वन पार्ट। सेकेंड, आपको बता रहे हैं नॉट ओनली यू कैन से कि आप स्टील की स्टॉक मेरे खरीदने से कोई किसी की लाइफ को फर्क होगा, बट यू वांट टू शेयर, यू वांट टू कन्विंस एंड यू वांट टू डिस्कस। ये तीनों चीज़ें अगर आप कर रहे हैं, इसी से आई थिंक मुझे लगता है कि इन्वेस्टिंग की जो वो है कि आप लोगों से बात करें। बट मोर देन दैट, फॉर हिम टू कॉल मी, आई फेल्ट सो हैप्पी, इवन तो मैं गाली खा रहा था उस दिन उनसे। तो जनरली ऐसे स्टॉक्स पे तो बहुत डिस्कशन। मुझे याद है 1998 में जब मैं सिंगापुर मूव किया था, तो उस वक्त मुझे जहाँ तक मुझे याद है मैकडॉवेल की बातें होती थी, मिस्टर दमानी रिमेंबर्स, कि मैकडॉवेल का मार्केट कैप पता नहीं कितना 150 करोड़ है पूरी कंट्री का, वो लिख करके एक ही स्टॉक है एंड ऑल दैट। तो वो स्टॉक्स की बातें बिग पिक्चर स्मॉल पिक्चर हर वक्त करते आए हैं। आई मीन, एंड मेरे साथ तो इतनी नहीं होती थी, लेकिन हर 6-5 महीने में कोई ना कोई स्टॉक की डिस्कशन होती थी। बिल्कुल। दमानी साहब, जो चीज़ है राकेश जी के बारे में अभी समीर सर ने भी कहा कि अगर गलत लग भी रहा है तो वो गाली देकर डांट कर ठीक करवाने की कोशिश करेंगे। क्या ये एक बड़ी खासियत थी कि जो दिल में है वही मुंह पर है, और कभी वो बनावटी थे नहीं और आर्टिफिशियल हो ही नहीं सकते थे? Absolutely true, Anil ji. That is, I think, a good summation of him. He didn't tolerate fools, or if you disagreed with the bullishness in India, या उनको थोड़ा लगता भी था कि इतना bullish नहीं है रमेश, he would always pounce on me. And उनके साथ रह के 30 साल का अनुभव के साथ, even I changed my fundamental view. It's very easy to be skeptical on India because last 30 साल में काफ़ी कुछ गलत हुआ है इंडिया में। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज इंडेक्स जो 200 था जब उन्होंने शुरू किया था, आज 60,000 के करीब है। सो ही इज़ राइट एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं अशोक, मेरे लड़के को अक्सर हंस के बोलता था कि अगर उनका खून निकले तो वो भी तिरंगा निकलेगा। He was that bullish in India. क्या बात है। मतलब इससे बढ़िया कोई शायद उनके लिए श्रद्धांजलि वाला नोट हो नहीं सकता जो आपने कहा। राकेश जी भले ही आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। उन्होंने जो कुछ हमें सिखाया है, जो कुछ बताया है, हम उनसे सीखकर बहुत आगे बढ़ेंगे, ये हमारा पूरा भरोसा है। आप सभी ने राकेश जी को अपने अपने तरीके से याद किया, श्रद्धांजलि दी। बहुत बहुत धन्यवाद रामदेव सर, रमेश दमानी जी, सुनील सिंघानिया साहब और समीर अरोड़ा सर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में राकेश जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। जी बिजनेस की तरफ से, हमारी टीम और हमारे लाखों करोड़ों दर्शकों की तरफ से राकेश जी को विनम्र श्रद्धांजलि, और इसी के साथ शो का मैं समापन करूंगा। नमस्कार।